नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ-साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा। इसका क्रम याद रखेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का क्रम है 15वां। अब जरा ब्रिक्स के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2006 में हुई। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। याद रखिएगा, प्रारंभ में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था जब इसका पहला सम्मेलन हुआ, जिसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और यदि पूछा जाए कि पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में यह आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो याद रखिएगा चीन की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ अर्थात आईओए के संविधान में संशोधन और उसके निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए किसकी नियुक्ति की है? तो याद रखिएगा, पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए। क्या नाम है? एल नागेश्वर राव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1945 में यूएन चार्टर के तहत यूएनएससी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है यूएनएससी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्य में कौन कौन आते हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूके। और अगर पूछा जाए कि जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल, तो याद रखिएगा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए इन 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन पर जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन से संबंधित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, ये जो आयोजन है नारियल विकास बोर्ड और अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय अर्थात आईसीसी के संयुक्त प्रयास से किया गया। यहां पर अगर हम आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय की 2020 के आंकड़े पर अगर ध्यान दें, तो विश्व में 30.93% हिस्सेदारी के साथ भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है और तीसरे नंबर पे फिलीपींस है। कई बार आपसे बोर्डों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नारियल विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 जनवरी 1981 को। और नारियल विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कोची केरल में है और नारियल विकास बोर्ड एक सांविधिक निकाय है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश का पहला मरीना कहां बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, देश का पहला मरीना कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। और ये जो देश का पहला मरीना है, ये कर्नाटक के अगर स्पेसिफिक प्लेस की बात करें तो उडुपी जिले के बिंदूर में बनाया जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि मरीना क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये छोटी नावों के माध्यम से आनंद लेने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक जगह है, या आप कह सकते हैं ये बंदरगाह है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाणिज्यिक बंदरगाह से अलग होते हैं। ये मनोरंजन के लिए इस प्रकार की जगहों को डेवलप किया जाता है, इस प्रकार के बंदरगाहों को डेवलप किया जाता है जहां से छोटी नावों का आवागमन किया जा सके, तो उसको कहते हैं मरीना। क्लियर है? और ये कहां पर देश का पहला मरीना बनाया जा रहा है? कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 34वीं CISO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, कोलकाता में। क्रम याद रखेंगे, ये जो CISO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किस क्रम का था? 34वां। और आयोजन कहां हुआ? कोलकाता में। याद रखिएगा, इसका आयोजन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अर्थात NEGD के द्वारा आयोजित हुआ। याद रखिएगा, भारत के सरकारी संगठनों में सशक्त साइबर इकोसिस्टम विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है। याद रखिएगा, ये जो कार्यक्रम है ये साइबर सुरक्षित भारत अर्थात CSB पहल के तहत आयोजित किया गया। अब ये प्रश्न उठता है, ये जो साइबर सुरक्षित भारत की जो पहल है ये कब और किसके द्वारा लाई गई? तो याद रखिएगा, साइबर सुरक्षित भारत की जो पहल है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2018 में लॉन्च की गई थी। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में मंदिर के उत्सव में रोबोट हाथी तैनात किया गया था, ये किस राज्य में हुआ? तो याद रखिएगा, केरल राज्य के मंदिर उत्सव में रोबोट हाथी तैनात हुआ था। और याद रखिएगा, ये जो रोबोट हाथी है ये मंदिर समिति को पेटा इंडिया के द्वारा भेंट किया गया था।
और ये जो रोबोट हाथी है इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इरिंजाद पिल्ली रमन। क्या नाम रखा गया है? इरिंजाद पिल्ली रमन। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। यदि हम 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी की बात करें तो यह पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है और एलेक्सिया पुटेलस का संबंध स्पेन से है। यदि सर्वश्रेष्ठ कोच का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा लियोनेल स्कालोनी, ये भी अर्जेंटीना से संबंधित है। यदि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का नाम पूछा जाए तब आपका जवाब होगा एमिलियानो मार्टिनेज ने। किसने जीता है? एमिलियानो मार्टिनेज ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जीता है। यहां पर आपको एक बात याद दिला दें कि जो कतर में फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था, इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया था और फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता था। किसने? अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? फ्रांस को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भद्रवाह जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है? तो याद रखिएगा, भद्रवाह जम्मू में पहली स्नो मैराथन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत जो कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके तहत W20 की पहली बैठक का आयोजन कब और कहां किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, W20 की जो पहली बैठक का आयोजन है ये 27 से 28 फरवरी 2023 के बीच औरंगाबाद महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि W20 अर्थात महिला 20 ग्रुप की स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में हुई थी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियन पाम ऑयल अलायंस अर्थात एपीओए के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, अतुल चतुर्वेदी को एशियन पाम ऑयल अलायंस अर्थात एपीओए का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात ESSCI ने किसके साथ समझौता किया है? इस तरह के भी प्रश्न कई बार पूछे गए आपके यहाँ। तो याद रखिएगा, सैमसंग इंडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात ESSCI ने समझौता किया है। और किस पहल के तहत किया है? तो ये स्किल इंडिया पहल के तहत ये समझौता हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रुपए व्यापार के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो याद रखिएगा, यूको बैंक रुपए व्यापार के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक है। क्या नाम है? यूको बैंक। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वेरनॉन डोरक का निधन हुआ है, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा, वेरनॉन डोरक अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक थे और इनका निधन हुआ और इनकी जो तकनीक थी उसको कहा जाता है डोरक तकनीकी। अब प्रश्न उठता है कि ये जो डोरक तकनीकी है ये क्या है? तो याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास और क्षय की अवधारणा मॉडल पर आधारित क्लाउड पैटर्न रिग्रेशन तकनीकी है डोरक तकनीकी, यानी ये CPRT से संबंधित तकनीकी है। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजीव बहल साहब को 3 वर्ष के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया। याद रखिएगा, ये जो रडार स्थापित किया गया ये भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान अर्थात DGRE के द्वारा संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया है। और ये जो देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में है, ये 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तूफान नोरू का प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो याद रखिएगा, फिलीपींस के उत्तरी द्वीपों में ये तूफान नोरू आया था। याद रखिएगा, इसका जो सर्वाधिक प्रभाव है वो लुजॉन द्वीप पर पड़ा है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो लुजॉन द्वीप है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, लुजॉन द्वीप फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, एक लुजॉन जल संधि भी है। ये लुजॉन जल संधि ताइवान को लुजॉन द्वीप से अलग करती है। क्लियर है? याद रखिएगा, लुजॉन जल संधि दक्षिण चीन सागर को फिलीपींस सागर जो कि प्रशांत महासागर में है इसे आपस में जोड़ती भी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अर्थात ABDM कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अर्थात ABDM को लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करने के लिए इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, वर्तमान में जो डिजिटल हेल्थ ID प्रदान किए गए इनकी संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। याद रखिएगा, इस मिशन का जो पायलट प्रोजेक्ट है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से की थी। क्लियर?
यदि आपसे पूछा जाए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसको है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण अर्थात NHA, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है, इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इसको दी गई है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये जो ऑपरेशन मेघ चक्र है, ये बाल यौन शोषण सामग्री अर्थात CSAM के प्रसार के खिलाफ जो CBI की छापेमारी है उससे संबंधित है। याद रखिएगा यहाँ पे CBI की चर्चा हुई है, तो CBI को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। याद रखिएगा इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी और अगर आपसे CBI के आदर्श वाक्य को पूछा जाए तो इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बथुकंपा उत्सव कहाँ का उत्सव है? तो यहां पर एक बात क्लियर कट याद रखिएगा कि जो बथुकंपा उत्सव है ये तेलंगाना राज्य का एक पुष्प उत्सव है। क्लियर? और याद रखिएगा तेलंगाना की जो राज्य सरकार है उसने बथुकंपा उत्सव के अवसर पर तेलंगाना की महिलाओं को मुफ्त साड़ी वितरण करने की योजना बनाई है। याद रखिएगा ये जो बथुकंपा उत्सव है नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार वो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने भारत में सोलर फर्म स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा उस ई-कॉमर्स कंपनी का नाम है अमेजॉन। तो याद रखेंगे अमेजॉन जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है उसने भारत में पहली बार सोलर फर्म स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। कहां पर? राजस्थान में, जो कि 3 सोलर फर्म होंगे और उनका जो संयुक्त क्षमता है वो है 420 मेगावाट। क्लियर है? आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड द्वारा नामित किए गए नए ट्रस्टी कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा इस नए ट्रस्टी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस साहब हैं, इनके अलावा लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा जी हैं और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा साहब शामिल हैं। याद रखिएगा ये जो पीएम केयर्स फंड है इसका फुल फॉर्म क्या है? आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा IHCI ने 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड जीता है। अब प्रश्न उठता है ये जो IHCI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव और इसे कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। अगला प्रश्न देखिए, एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका नाम है कोटागार साला। याद रखिएगा ये जो कोटागार साला है इनका संबंध किससे है? तो ये वाद विवाद से संबंधित है, एक बौद्ध स्थल, यानी वाद विवाद से संबंधित एक बौद्ध स्थल है जिसका नाम है कोटागार साला। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इबोला वायरस रोग के संदर्भ में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EVD कहा जाता है, इसकी खोज सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में हुई थी। अब ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है। याद रखिएगा ये वायरस जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव भी इसका संचरण होता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात NCC और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब यहां पर अगर हम बात कर लें UNEP की, तो अभी हमने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका गठन 1972 में हुआ था। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो है 193। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो दीपवंश और महावंश है इसकी रचना कहां हुई थी? तो याद रखिएगा दीपवंश और महावंश की रचना श्रीलंका में हुई थी। दीपवंश का मतलब होता है द्वीप का इतिहास और महावंश का मतलब होता है महान इतिहास। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों का जांच न करना ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 122 में यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किगाली समझौते के संदर्भ में। याद रखिएगा किगाली समझौता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अर्थात HFC श्रेणी के ग्रीन हाइड्रोजन गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक समझौता किया गया। आपने पूर्व में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ा है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार थे उन्होंने HFC को सूची में जोड़ने के लिए अक्टूबर 2016 में रवांडा के किगाली में 28वीं बैठक के दौरान इस समझौते पर अपनी सहमति जताई। क्लियर? अब जरा किगाली समझौते के संदर्भ में भारत के भी निर्णय को देख लीजिए। याद रखिएगा भारत ने 2032 से 4 चरणों में HFC को कम करने का निर्णय लिया है। अब ये 4 चरण कैसे कैसे चलेंगे? तो
अपने पहले चरण में अर्थात 2032 में इसे 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30% और 2047 में 80% की संचयी कमी करने के लिए भारत ने भी लक्ष्य निर्धारित किया है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना से। सबसे पहले तो इसका कार्यकाल देख लीजिए। तो जो 12वीं पंचवर्षीय, इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास प्राप्त करना। अगर हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की बात करें तो सकल घरेलू आय में 8% की वृद्धि प्राप्त करना, कृषि क्षेत्र में 4% और विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि प्राप्त करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगला प्रश्न आपसे ईरान के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा हिजाब से संबंधित विवाद ईरान में ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसके बाद रूस से नजदीकी ईरान की, ये भी इसको चर्चा में ला रही है। तो यहां पर ईरान के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह कि ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है। इसकी राजधानी तेहरान है। और यदि हम ईरान की सीमा की बात करें तो ईरान के उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान है और इसके उत्तर में ही कैस्पियन सागर से भी इसकी सीमा लगती है। यदि हम ईरान के पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है और ईरान के पश्चिम में तुर्की और इराक है। क्लियर है? अगर हम ईरान के दक्षिण की बात करें तो इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी स्थित है। क्लियर है? तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।